हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जेक बोर्ड क्लास टेंथ का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 का हिंदी का क्वेश्चन और आंसर देखने वाले हैं। आप लोगों का एग्ज़ाम हो गया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया है। प्री बोर्ड का एग्ज़ाम, प्री बोर्ड में जैसा क्वेश्चन आया है इसी पैटर्न पर सेम टू सेम आप लोगों का फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन अलग रहेगा, कुछ क्वेश्चन इसमें से भी रह सकता है, इसलिए सभी क्वेश्चन का आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर आपका प्री बोर्ड हो गया है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नीचे आपका एग्ज़ाम कैसा गया। और अगर अभी तक आपका प्री बोर्ड नहीं हुआ है तो यही सेम क्वेश्चन आएगा, अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। आपका फाइनल जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी इसी प्रकार से रहेगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्णांक 80 का है, यहाँ पर डेट, खंड और यहाँ पर क्रमांक वगैरह लिखना है। यहाँ पर छात्र का नाम और उससे ऊपर स्कूल का नाम आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और फिर नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से भी कुछ आप लोगों का फाइनल एग्जाम में रहेगा, तो इसलिए सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं एक बार। देखिए, आशा से भरकर जीवन को देखो तो निराश और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देना आरंभ हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? इसका उत्तर है, तुम्हें केवल अनंत धैर्य, विश्वास और आशा से अपनी मंजिल की ओर देखना होगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो आज नहीं हुआ वह कल होगा, कल नहीं हुआ तो परसों अवश्य होगा। तुम्हारे प्रयत्न निष्फल नहीं जाएंगे। प्रतीक्षा और आशा जीवन पथ के दो ऊंचे प्रकाश स्तंभ हैं। चीज़ों को, परिस्थितियों को, अपने आसपास के व्यक्तियों को उनके अंधेरे हिस्सों की ओर मत देखो। वहाँ से मत देखो जहाँ से चीज़ें और स्थितियाँ कष्टपूर्ण और प्रतिकूल प्रतीत होती हो। हर किसी के उज्जवल और प्रकाशमान पक्ष को खोजो। घटे कांटों के बीच खिले छोटे से फूल को प्रेम के साथ देखने से कांटे दिखाई ही नहीं देंगे। विश्वास और आस्था को स्वयं में भर लो और उसे समाज के हर वर्ग में बांटो। इसमें किसी प्रकार की कंजूसी मत करो। जिन्हें आशा, विश्वास, सहायता, सहयोग और सांत्वना की आवश्यकता है उन्हें बिना किसी स्वार्थ और द्वेष की भावना के इन्हें बांट दो। अब तुम देखोगे कि समाज के बीच आशा और विश्वास में वृद्धि हो रही है। तो ये पैराग्राफ दिया हुआ है, आप लोगों का मॉडल सेट में भी ये सेम टू सेम पैराग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक सेम है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका आंसर मैं आप लोगों को बताते चलूँगा। पहला नंबर देखिए, नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है? पहला ऑप्शन है बुद्धिमत्ता और ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है धैर्य, विश्वास और आशा, तीसरा ऑप्शन है उम्मीद और संघर्ष, चौथा ऑप्शन है धन और शक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, धैर्य, विश्वास और आशा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला सेकेंड नंबर, धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है? पहला ऑप्शन है ये जीवन में आवश्यक है, दूसरा ये सफलता के लिए हानिकारक है, तीसरा ऑप्शन देखिए ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, चौथा ये केवल निश्चित परिस्थितियों में ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। फिर देखिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर, चीज़ों, परिस्थितियों और आपके चारों ओर के लोगों को कैसे देखना चाहिए? पहला ऑप्शन है संदेह और संशय से, दूसरा ऑप्शन है घृणा और नकारात्मक पहलुओं से, तीसरा ऑप्शन है क्रोध और भ्रम से, चौथा ऑप्शन है उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से। फिर देखिए नेक्स्ट, 4 नंबर, किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में
सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है। पहला ऑप्शन है कठिनाइयों को अदृश्य करना, दूसरा ऑप्शन है कांटों के बीच फूलों का पालना, तीसरा ऑप्शन है अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना, चौथा रेगिस्तान में मिराज के पीछे भागना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कांटों के बीच फूलों को पालना। 5 नंबर के क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करें। पहला ऑप्शन है आशा और विश्वास की महत्व का संदर्भ, दूसरा ऑप्शन है जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धैर्य, तीसरा ऑप्शन है समाज में अच्छाई का प्रमुख स्रोत, चौथा ऑप्शन है सकारात्मकता का मार्ग आशा और विश्वास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सकारात्मकता का मार्ग आशा और विश्वास। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं हम लोग। वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहाँ भी धार सिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं का पकड़ निचोड़ो, चढ़ तुंग शैल शिखरों पर सोम पियो रे, योगियों नहीं विजय के सदृश जियो रे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, कवि भारतीय युवकों को कैसा जीवन जीने को कहता है। पहला ऑप्शन है कायरों जैसा, दूसरा योगियों जैसा नहीं पराक्रमी वीरों जैसा, तीसरा केवल बात करने वाले बुद्धिजीवी जैसा हो, और चौथा जो व्यर्थ में समय नष्ट ना करे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्यांश के अनुसार, गद्यांश के अनुसार ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, योगियों जैसा नहीं पराक्रमियों जैसा हो। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, गद्यांश में किसे सोम कहा गया है। पहला ऑप्शन है चट्टान, दूसरा धार, तीसरा वैराग्य, चौथा योगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा धार को। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, योगियों नहीं विजयी के सदृश जियो रे का क्या संदेश है। पहला ऑप्शन है योगियों को प्रशंसा देने की सलाह, दूसरा समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश, तीसरा ऑप्शन है योगियों के साथ मिलकर जीने की सलाह, चौथा योगियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की सलाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर, इस पद्यांश में कैसा जीवन को सराहा गया है। पहला ऑप्शन है योगी, दूसरा ऑप्शन है वैराग्य, तीसरा ऑप्शन है विजयी, चौथा ऑप्शन है कायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा विजयी। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर, इस कविता का मूल स्वर क्या है। इस कविता का मूल स्वर क्या है। पहला ऑप्शन है प्रकृति, दूसरा प्रेम, तीसरा आह्वान, चौथा भक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा आह्वान। फिर देखिए नेक्स्ट अगला ख नंबर, व्याकरण, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। नेक्स्ट अगला 11 नंबर, हम लोग टहल रहे थे, इस वाक्य में क्या क्रिया है। पहला ऑप्शन है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया, तीसरा अकर्मक क्रिया, चौथा सकर्मक क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा अकर्मक क्रिया। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 12 नंबर, मोहन घर जाता है, इस वाक्य में कौन क्रियापद है। मोहन घर जाता है आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा ग नंबर जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 13 नंबर की ओर, निम्न में से कौन गुरु का अनेकार्थी शब्द नहीं है। श्रेष्ठ, भारी, शिक्षक, पर्वत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा पर्वत। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 14 नंबर, जब समास का प्रथम पद अव्यय और प्रधान हो वहाँ कौन सा समास होगा। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा बहुव्रीहि समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा अव्ययी भाव समास। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर 15 नंबर, अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र, तो दूसरा अर्थ क्या होता है। अंबर मतलब होता है, दूसरा अर्थ यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है आकाश, दूसरा सागर, तीसरा पाताल, चौथा पोशाक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला आकाश। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 16 नंबर, निम्न में से कौन श्वेत का निकार्थी नहीं है। निम्न में से कौन श्वेत का निकार्थी नहीं है। सफेद, श्याम, उजाला, सफेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख नंबर श्याम। श्याम मतलब काला होता है या सांवला। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर की ओर, निम्न में कौन सा शब्द समुच्चयबोधक अव्यय है। पहला ऑप्शन है धीरे धीरे, दूसरा अरे, तीसरा अथवा, चौथा वाह।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा अथवा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 18 नंबर, पता नहीं वह खालिस्तान चला गया, सही अव्यय पद चुने। पहला ऑप्शन है यहाँ वहाँ तब कब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा घ नंबर, कब, पता नहीं वह कब चला गया। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 19 नंबर, शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छे बने, यह कौन सा वाक्य है? पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य, चौथा उपवाक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा मिश्र वाक्य। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 20 नंबर, मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ वाच्य का प्रकार बताएं। पहला ऑप्शन है कर्तृवाच्य, दूसरा ऑप्शन है भाववाच्य, तीसरा ऑप्शन है कर्मवाच्य, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कर्तृवाच्य। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 21 नंबर, वह खालिस्तान आलोचना ही करता है, सही अव्यय पद को चुने। पहला ऑप्शन है इसलिए, दूसरा पूर्णतः, तीसरा सदा, चौथा और। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह सदा आलोचना ही करता है, ग ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 22 नंबर, कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की खालिस्तान होती है, प्रधानता, नीरसता, सरल, संयुक्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला प्रधानता होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 23 नंबर, देखिए पाठ्य पुस्तक से छोटा सा यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा, इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। छोटा सा है, 2 लाइन का है। चलिए 23 नंबर देखिए, बाल गोविंद भगत का बेटा कितना था? एक बेटा था, 2, 3 या 4 बेटा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, एक और एक, इकलौता बेटा था। फिर देखिए नेक्स्ट 24 नंबर, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? पहला ऑप्शन है सुस्त, दूसरा दुरुस्त, तीसरा तंदुरुस्त, चौथा सुस्त और बोधा सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सुस्त और बोधा सा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए उससे पहले यहाँ पर एक फिर से पद्यांश दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। चलिए देखिए 25 नंबर, प्रस्तुत पद्यांश में किन किन शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है? पहला ऑप्शन है विकल, उन्मन, दूसरा उन्मन, तीसरा घन, चौथा विकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, क नंबर। फिर देखिए नेक्स्ट 26 नंबर, जल से फिर शीतल कर दो का संकेतार्थ क्या है? पहला ऑप्शन है खेतों को सींचना, दूसरा शांति और सुख लाना, तीसरा जल छिड़कना, चौथा इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें सभी। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 27 नंबर, कवि ने बादल को क्या कहकर पुकारा है? पहला ऑप्शन है अज्ञात दिशा से आने वाले, दूसरा बरसने वाले, तीसरा अज्ञात, तीसरा देखिए ज्ञात दिशा से आने वाले, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अज्ञात दिशा से आने वाले। यहाँ पर देखिए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 28 नंबर, निदाघ का शाब्दिक अर्थ है? पहला ऑप्शन है ठंड, दूसरा सर्दी, तीसरा गर्मी, चौथा बरसात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गर्मी। फिर देखिए नेक्स्ट, निम्न प्रश्नों के सही विकल्प चुने। 29 नंबर देखिए, कैप्टन कौन था? पहला ऑप्शन है सैनिक, दूसरा चश्मा बेचने वाला, तीसरा मिठाई बेचने वाला, चौथा घूमने वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ख नंबर, चश्मा बेचने वाला को कैप्टन कहते थे लोग। फिर देखिए नेक्स्ट 30 नंबर, बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे, सितार बजाते थे, शहनाई या वीणा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, शहनाई बजाते थे। तो MCQ हमारा कंप्लीट हो चुका है, 30 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए आप लोगों का अभी तक जितना भी
MCQ क्वेश्चन था, उसका आंसर यहाँ पर जो खाली स्थान दिया हुआ है, रिक्त स्थान पेज दिया हुआ है, यहाँ पर आपको एक एक करके पूरा का पूरा आंसर लिखना है। फाइनल एग्जाम में भी इसी प्रकार से करना है। अब बढ़ते हैं चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दें। हर एक प्रश्न का उत्तर 40 शब्द में देना है। इसमें टोटल 8 है, इसमें से कोई 6 प्रश्नों को ही सोल्व करना है। लेकिन मैं यहाँ पर पूरा का पूरा सभी 8 का 8 क्वेश्चन को सोल्व करके बताऊँगा, ताकि ये तो बस प्रिपरेशन हो रहा है, फाइनल एग्जाम तो आप दे नहीं रहे हैं, बस प्रिपरेशन हो रहा है। वैसे प्री बोर्ड जब होगा तब आप इसमें सिर्फ इसमें से 6 ही सोल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 6 ही सोल्व करना है। देखिए नेक्स्ट 31 नंबर, कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका इस प्रकार लिखना है इसका उत्तर, कैप्टन देशभक्त था, शहीदों के प्रति उदार भाव रखने वाला व्यक्ति था। वह नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति देखकर दुखी होता था। वह मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, पर किसी ग्राहक द्वारा वैसा ही चश्मा मांगे जाने पर उतारकर उसे दे देता था और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा दिया करता था। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, छोटा सा है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर। 32 नंबर का क्वेश्चन है, पठित पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, बाल गोविंद भगत के मधुर गायन में तल्लीनता थी, उसके गायन में मस्ती और अलौकिक मिठास थी। उसके गाने में कबीर की ईश्वर भक्ति एवं जीव के बारे में ज्ञान भरी बातें हुआ करती थी। गाना गाते वह झूमते मस्त हो जाते। किसानी गीत सुनकर महिलाएं भी गुनगुनाने लगती। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, आपके विचार से फादर ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? आपके विचार से फादर ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, मेरे विचार से फादर कामिल बुल्के स्वयं वीतरागी महान चिंतक, विचारक एवं मानवीय करुणा के पोषक व्यक्ति थे। उनके मन में सभी के प्रति सदाव एवं संभाव की भावना भरी थी। ऐसे व्यक्ति के लिए अपना देश और पराया देश अपना अर्थ खो देना है। वे मानवता और मानवीय करुणा की दिव्य चमक थे। हिंदी भाषा और राम कथा ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया। फादर कामिल बुल्के स्वभाव से ही एक संत थे। आध्यात्मिक ज्ञान एवं चिंतन भारत की मिट्टी में रचा बसा हुआ रहा है। इन कारणों से फादर बुल्के ने भारत आने का मन बनाया होगा। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 34 नंबर, बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, शहनाई मुख्यतः मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है। कहा जाता है कि यह मंगल ध्वनि पैदा करने वाला वाद्य यंत्र है। खां साहब इसी के द्वारा मंगल ध्वनि बजाते थे। शहनाई वादक के रूप में उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ है। यही कारण है कि उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। 15 अगस्त 26 जनवरी शादी अथवा मंदिर जैसे मांगलिक स्थलों में शहनाई बजाकर शहनाई के क्षेत्र में उन्होंने शोहरत हासिल की है। इनकी जैसी मंगल ध्वनि शायद ही कोई निकाल पाया हो। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, गोपियों ने उद्धव के प्रेम की तुलना किससे की है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। इन सभी क्वेश्चन को आप
लाइन बाय लाइन अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट अगला 36 नंबर, कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान का सौंदर्य किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। यूँ लगता है मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हो। यूँ लगता है मानो चट्टानें पिघल कर जलधारा बन गई हो। यूँ लगता है मानो बबूल से शेफालिका के फूल झरने लगे हों। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर देखिए आपको इस प्रकार लिखना है, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। विगत समय के सुख को याद करके वर्तमान के दुख को बढ़ा लेना अनुचित है। विगत की सुखद काल्पनिकता से जुड़े रहना और वर्तमान के यथार्थ से भागने की अपेक्षा उसकी स्वीकारोक्ति श्रेयकर है। यह कविता अतीत की यादों को भूलकर वर्तमान का सामना करने एवं भविष्य के वरण का संदेश देती है। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए नेक्स्ट 38 नंबर, संगीतकार के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत किया है? संगीतकार के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत किया है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, संगीतकार के माध्यम से कवि किसी भी कार्य अथवा कला में लगे सहायक कर्मचारियों और कलाकारों की ओर संकेत कर रहा है। वे सहायक कलाकार स्वयं को महत्व न देकर मुख्य कलाकार एवं मुख्य व्यक्ति के महत्व को बढ़ाने में अपनी शक्ति लगा देते हैं। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से लघु प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो गया। ये सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर का था। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नीचे जो यहाँ पर आपको ब्लैंक दिख रहा है, खाली स्थान दिख रहा है, यहीं पर आपको पूरा आंसर लिखना है नंबर के साथ। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला देखिए 3-3 नंबर के लिए, हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का है। टोटल 6 क्वेश्चन है, बनाना है आप लोगों को। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें से कोई भी 6 क्वेश्चन सोल्व करना है। देखिए 39 नंबर, पान वाले का रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाले का रेखाचित्र प्रस्तुत करना है। तो देखिए पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। उसका आंसर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन उतना भी लंबा नहीं है। 3 नंबर के लिए इतना आपको लिखना पड़ेगा। देखिए पान वाले की दुकान चौराहे पर नेताजी की मूर्ति के सामने थी। पान वाले का रंग काला था, वह शरीर से मोटा था, उसकी आंखें हंसती हुई थी, उसकी तोंद निकली हुई थी। जब वह किसी बात पर हंसता तो उसकी तोंद गेंद की तरह ऊपर नीचे उछलती थी। वह स्वभाव से खुशमिजाज था। बार बार पान खाने से उसके दांत लाल काले हो गए थे। वह कोई भी बात करने से पहले मुंह में रखे पान को नीचे की ओर थूकता था। यह उसकी आदत भी बन गई थी। पान वाले के पास हर किसी की पूरी जानकारी रहती थी, जिसे वह बड़े रसीले अंदाज से दूसरे के सामने प्रस्तुत करता था। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। पान वाले का कैरेक्टर स्केच है, पान वाले का रेखा चित्र है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, लेखक ने
फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। फादर के मन में सब परिचितों के प्रति सद्भावना और ममता थी। वे सबके प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। ये सरल हृदय थे। वे कभी किसी से कुछ चाहते नहीं थे बल्कि देते ही देते थे। वे हर दुख में साथी होते थे और सुख में बड़े बुजुर्ग के भांति वात्सल्य देते थे। उन्होंने लेखक के पुत्र के मुंह में पहला अन्न भी डाला और उसकी मृत्यु पर सांत्वना भी दी। वास्तव में उनका हृदय सदा दूसरों के स्नेह में पिघला रहता था। यहाँ पर स्नेह ज़्यादा बेहतर रहेगा, स्नेह में पिघला रहता था। उस तरलता की चमक उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। तो इससे आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर 41 नंबर, लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। आंसर थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको 3 नंबर के लिए थोड़ा ज़्यादा लिखने का प्रैक्टिस करना है। देखिए, लेखिका के व्यक्तित्व पर उससे 2 साल बड़ी बहन सुशीला, पिताजी हिंदी अध्यापिका शीला अग्रवाल और पिताजी के घनिष्ठ मित्र डॉक्टर अंबालाल जी का प्रभाव पड़ा। लेखिका का रंग सांवला था और उसकी बहन सुशीला का रंग गोरा था। पिताजी सुशीला को चाहते थे और लेखिका की उपेक्षा करते थे। परिणाम स्वरूप लेखिका के मन में हीन भावना उत्पन्न हो गई और लंबे समय तक उनके व्यक्तित्व का अंग बनी रही। पिताजी से उन्होंने घर और समाज दोनों जगह प्रतिष्ठा बनाए रखने की विचारधारा को अपनाया। उनके व्यवहार में लेखिका के मन में आक्रोश और क्रांति के भाव उत्पन्न किए। हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने उनमें पुस्तकों के चयन के साथ साथ साहित्य और साहित्यकारों में रुचि उत्पन्न की। उन्होंने लेखिका को जीवन में एक नया रास्ता दिखाया। हमें यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं होता कि लेखिका के व्यक्तित्व निर्माण में शीला अग्रवाल का विशिष्ट योगदान था। डॉक्टर अंबालाल जी, जो लेखिका के पिता के अभिन्न मित्र थे, ने लेखिका के भाषण की प्रशंसा कर उन्हें क्रांति के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा दी। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। 2-3 बार सुनिए वीडियो को, 2-3 बार इसको पढ़ लीजिए, इजीली याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो इसका आंसर तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। 42 नंबर ऑलरेडी हम लोग आंसर देख चुके हैं। कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है, ये ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट 43 नंबर, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों। तो इसका चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, कवि ने बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहा बल्कि गरजने के लिए कहा, क्योंकि गरजना विद्रोह का प्रतीक है। कवि ने बादल के गर्जन के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, इन पंक्तियों में लड़की की कोमलता और कमजोरी को स्पष्ट किया गया है।
लड़की की कोमलता को उसका सबसे बड़ा गुण माना जाता है, परंतु लड़की की माँ उसे लड़की जैसा दिखने अर्थात अपनी कमजोरी को प्रकट करने से सावधान करती है, क्योंकि कमजोर लड़कियों का शोषण किया जाता है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। झिलमिलाते रोशनी में नहाया गंगतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा है? किस तरह सम्मोहित कर रहा है, तरह होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगला इसका आंसर की ओर। इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगतोक लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रहा है। इस सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू सा कर दिया था कि उसे सब कुछ ठहरा हुआ सा और अर्थहीन लग रहा था। उसके भीतर बाहर जैसे एक शून्य सा व्याप्त हो गया था। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। वाक्य किसे कहते हैं? ग्रामर से क्वेश्चन है। वाक्य किसे कहते हैं? रचना के आधार पर वाक्य भेदों के नाम लिखिए। इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। वाक्य की परिभाषा: जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द आपस में मिलकर किसी निश्चित अर्थ या भाव को प्रकट करते हैं तो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन आम खाता है, मोहन आम खाता है। अब देखिए आगे, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। अब आप इसका चाहते हैं तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो चलिए इसका मैं आंसर यहाँ पर बता दूं। डेफिनेशन सरल वाक्य का देखिए, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिसमें एक उद्देश्य और एक अध्यय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, बिल्ली दूध पीती है। फिर देखिए नेक्स्ट, मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, यह वही विद्यालय है जहां मैं पढ़ता था। दूसरा, मैं उस मकान में रहता हूं जिसमें यादव जी रहते थे। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य किसी अवयव द्वारा जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सुबह हुई और भौरे गुंजार करने लगे, अव्यय से जुड़ा हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट, वह धनी है लेकिन बहुत घमंडी है। यहाँ पर लेकिन अव्यय से जुड़ा हुआ है। चलिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के लगभग 100 शब्दों में दीजिए। इन सभी का उत्तर लगभग 100 शब्द में देना है। देखिए यहाँ पर 47 नंबर। अपने गांव या मोहल्ले में अनियमित विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए सहायक विद्युत अभियंता को एक अनुरोध पत्र लिखिए। यानी कि इंजीनियर को अनुरोध पत्र लिखना है कि आकर बिजली को ठीक ठाक कर दे, कि लाइट ठीक ठाक रहे। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में महाप्रबंधक विद्युत संस्थान। आपको यहाँ पर अपना जिला का नाम लिखना है, दिनांक यहाँ पर आप जिस एग्ज़ाम दीजिएगा उस डेट को लगा दीजिएगा। विषय बिजली आपूर्ति में बाधा। महाशय, निवेदन है कि आजकल हम छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं चल रही है लेकिन नगर की बिजली व्यवस्था बिल्कुल खराब है। दिन हो या रात हम बिजली के होने का भरोसा नहीं कर सकते। कभी कभी शाम को 5 से 10 बजे तक बिजली गायब रहती है। यह हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कृपया हमारी परीक्षाओं का ध्यान रखते हुए बिजली आपूर्ति नियमित करने की कृपा करें। धन्यवाद भवदीय। फिर नीचे आपको अपना नाम लिखना है और अपना एड्रेस, अपना गांव का नाम यहाँ पर दे देना है और उसके बाद जिला का भी नाम आपको दे देना है। तो इसे आप लोग 1-2 बार लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है, फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है और प्री बोर्ड में तो आएगा ही, लिख कर ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। कलम बनाने वाली कंपनी की ओर से लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। एक एडवर्टीजमेंट तैयार करना है, विज्ञापन तैयार करना है।
एक कंपनी है, पेन बनाने वाली कंपनी, और पेन को बेचने के लिए ऐड बनाना है। तो इस प्रकार से आपको विज्ञापन करना है। देखिए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, सस्ता और सुंदर लेखनी कलम अपनाएं, विद्यार्थियों की पहली पसंद, एक कलम के साथ एक रिफिल मुफ्त, कई रंगों और आकर्षक डिजाइनों में उपलब्ध। विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं देखिए, साफ सुथरी लिखावट, मजबूत पकड़, कम कीमत, इंक ज़्यादा चले, इंक ना फैले, सभी जनरल स्टोर पर उपलब्ध। संपर्क नंबर यहाँ पर 1234567891 कुछ भी आप डाल दीजिएगा। इस तरीके से बनाइएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों का फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 50 नंबर, और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट हो गया। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे, इसको भी 100 शब्दों में उत्तर देना है। दोनों में से किसी एक प्रश्न को ही बनाना है, या तो 50 या फिर 51। मैं आप लोगों को चलिए दोनों बता दूंगा। इसका उत्तर देखिए, नई दिल्ली के कायापलट के लिए सबसे पहले गंदगी के ढेरों को हटाया गया होगा। सड़कों, सरकारी इमारतों और पर्यटन स्थलों को रंगा पोता और सजाया संवारा गया होगा। उन पर बिजलियों का प्रकाश किया गया होगा। सदा से बंद पड़े फव्वारे चलाए गए होंगे। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफिक की पुलिस का विशेष प्रबंध किया गया होगा। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, छोटा सा ही है, तुरंत याद हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 51 नंबर, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, नार्गे कुशल गाइड था। वह अपने पेशे के प्रति पूरा समर्पित था। उसे सिक्किम के हर कोने के विषय में भरपूर जानकारी प्राप्त थी, इसीलिए वह एक अच्छा गाइड था। कुछ कुशल गाइड में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। जैसे पहला देखिए, एक गाइड अपने देश व इलाके के कोने कोने से भली भांति परिचित होता है, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, उसे वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, जलवायु व इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तीसरा, एक कुशल गाइड को होना चाहिए कि वह अपने भ्रमणकर्ता के हर प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो। चौथा देखिए, एक कुशल गाइड को अपनी विश्वसनीयता का विश्वास अपने भ्रमणकर्ता को दिलाना आवश्यक है, तभी वह एक आत्मीय रिश्ता कायम कर अपने कार्य को कर सकता है। फिर देखिए पांचवा, गाइड को कुशल व बुद्धिमान व्यक्ति होना आवश्यक है, ताकि समय पड़ने पर वह विषम परिस्थितियों का सामना अपनी कुशलता व बुद्धिमानी से कर सके, वह अपने भ्रमणकर्ता की सुरक्षा कर सके। 6 नंबर देखिए, एक कुशल गाइड की वाणी को प्रभावशाली होना आवश्यक है, इससे पूरी यात्रा प्रभावशाली बनती है और भ्रमणकर्ता की यात्रा में रुचि भी बनी रहती है। फिर देखिए 7वां, यहाँ के जनजीवन की दिनचर्या से अवगत कराएं। फिर देखिए 8 नंबर, रास्ते में आए प्रत्येक दृश्य से पर्यटकों को अवगत कराएं। फिर 9वां देखिए, वह यात्रियों को रास्ते में आने वाले दर्शनीय स्थलों की जानकारी देता रहे। ये सभी गुण होना चाहिए एक गाइड में। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर देखिए, हमारा लास्ट नंबर 52 नंबर 52 नंबर 52 नंबर में आप लोगों को निबंध लिखना है। पहला है कंप्यूटर आज की ज़रूरत, दूसरा है भारतीय कृषि। दोनों को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। फाइनल एग्जाम में हो सकता है अलग अलग दे या एक ऑप्शन दे आप लोगों को, तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, मीन से हो सकता है आज कंप्यूटर आज की ज़रूरत की जगह में कुछ और रह जाए और भारतीय कृषि दे दे। ठीक है, तो दोनों को याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। मैं आप लोगों को भारतीय कृषि का निबंध यहाँ पर पढ़कर सुना रहा हूँ, अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, भारतीय कृषि अथवा भारत का किसान, दोनों में से कुछ भी रह सकता है। देखिए यहाँ पर आपको पहले सरल जीवन, परिश्रमी
अभाव, दुर्व्यवस्था के कारण निष्कर्ष सब कुछ देना है। देखिए, गांधी जी ने कहा था, भारत का हृदय गांव में बसता है, गांव में ही सेवा और परिश्रम के अवतार किसान बसते हैं। ये किसान ही नगरवासियों के अन्नदाता हैं, सृष्टि पालक हैं। सरल जीवन, भारत के किसान का जीवन बड़ा सहज और सरल होता है। उसमें किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं होती। वह अपने जीवन की आवश्यकताओं को सीमित रखता है। रूखा सूखा भोजन करके भी वह स्वर्गीय सुख का अनुभव करता है। माँ प्रकृति की गोद में उसे बड़ा संतोष मिलता है। प्रकृति से निकट का संबंध होने के कारण भारतीय किसान हृष्ट पुष्ट तथा स्वस्थ रहता है। वह स्नेहशील, दयालु तथा दूसरों के सुख दुख में हाथ बटाता है। वह सात्विक जीवन जीता है। फिर देखिए, परिश्रमी, भारत का किसान बड़ा परिश्रमी है। वह गर्मी, सर्दी तथा वर्षा की परवाह किए बिना अपने कार्य में जुटा रहता है। जेठ की दोपहरी वर्षा, ऋतु की उमड़ती घुमड़ती काली मेघ मालाएं तथा शीत ऋतु की हाड़ कांप देने वाली वायु भी उसे अपने कर्तव्य से रोक नहीं पाती। भारतीय किसान का जीवन कड़ा तथा कष्टपूर्ण है। अभाव, देखिए, भारतीय कृषक का जीवन अभावमय है। दिन रात कठोर परिश्रम करने पर भी वह जीवन की आवश्यकताएं नहीं जुटा पाता। न उसे पेट भर भोजन मिलता और न शरीर ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र। अभाव और विवशता के बीच ही वह जन्मता है तथा इसी दशा में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दुर्व्यवस्था के कारण, देखिए क्या के कारण है। निरक्षरता भारतीय कृषक की पतनावस्था का मूल कारण है। शिक्षा के अभाव के कारण वह अनेक कुरीतियों से घिरा है। अंधविश्वास और रूढ़िवादियाँ उनके जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं। आज भी वह शोषण का शिकार है। यह धरती की छाती को फाड़कर हल चलाकर अन्न उपजाता है, किंतु उसके परिश्रम का फल व्यापारी लूट ले जाता है। उसकी मेहनत दूसरों को सुख समृद्धि प्रदान करती है। फिर देखिए निष्कर्ष, जीवन की उन्नति किसान के जीवन में सुधार से जुड़ी है। किसान ही इस देश की आत्मा है, अतः उसके उत्थान के लिए हमें हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। किसान के महत्व को जानते हुए ही लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जवान देश की सीमाओं को सुरक्षित करता है तो किसान उस सीमा के भीतर बस रहे जन जन को समृद्धि प्रदान करता है। तो इस तरीके से भारतीय किसान, भारतीय कृषक पर निबंध कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और आप लोगों के लिए मैं समय समय पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते रहता हूं। बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। आप लोगों के लिए अभी मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।